जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। हम पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं और अब तक हम 12 क्लास कर चुके हैं। ये हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले हम हमारे भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें हमारी नागरिकता आती है, और भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि हमारे मौलिक अधिकार हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि भाग 4। उसकी शुरुआत करेंगे। अगर आपने वो पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो क्लासेस देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसमें नए जुड़े हैं तो आपको अभी एकदम से पहले वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले ये क्लासेस देख लिए। हमने ये अभी नई टॉपिक स्टार्ट किया है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप वो क्लासेस देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो होते क्या हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत एक हमारे ऐसे अधिकार हैं जो सरकार पर डिपेंड करते हैं कि वो हमें देना चाहती है या नहीं देना चाहती। दूसरा, सरकार देना चाहती है लेकिन सरकार उन संसाधनों को, हमारे अधिकारों को तभी लागू करेगी, उन सिद्धांतों को तभी लागू करेगी जब उसके पास प्रॉपर संसाधन होंगे, पैसा होगा, ताकि वो जनता को उन जो हमारे सिद्धांत है, अधिकार हैं, जो भी योजनाएं हैं उनको लागू कर सके। लेकिन इसमें देखते हैं कि जो पहले ये दिया है हमें भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कौन से भाग में आते हैं, भाग 4 में। और कौन से अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और हमने ये जो लिए हैं किस देश से लिए हैं, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यदि अभी ये क्वेश्चन उठाया जाए कि हमने तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, तो क्या आयरलैंड ने ये नीति निर्देशक सिद्धांत खुद बनाए हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आयरलैंड ने ये नीति निर्देशक सिद्धांत किसी और देश से लिए हैं। उस देश का नाम है स्पेन। कहाँ से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं। तो ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, लेकिन आयरलैंड ने किस देश से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं? तो आंसर रहेगा स्पेन। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका क्या अर्थ है? यानी कि अभी आपको पता है कि जो ये अधिकार हैं वो किस पर लागू होते हैं, किसी एक व्यक्ति पर या जनता पर लागू नहीं होते, ये सरकार पर लागू होते हैं। यानी कि सरकार की जिम्मेवारी है वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे। अगर उसकी इच्छा है, वो चाहते हैं लागू करना, तो वो लागू करेंगे। अगर वो लागू नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साफ साफ लिखा गया है संविधान में कि अगर राज्य इन संविधान को लागू नहीं, ये हमारे अधिकार हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको लागू नहीं करता, तो हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते इनको लेकर लागू करवाने के लिए। यानी कि जो जैसे भाग 3 था जिसमें हमारे मौलिक अधिकार आते थे, अगर उसमें कोई भी अधिकार हमारा एक छीनना तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा कम भी करता है तो हम डायरेक्ट क्या है, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और अपने अधिकारों को लागू करवा लेते हैं ज़बरदस्ती सरकार से। लेकिन इस केस में जो चौथा भाग है इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यायालय को हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती भाग 4 के अंदर, इसे कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन किंतु फिर भी इस भाग को जो है अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है, यानी कि फिर भी उसके बाद जो हमारा शासन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और विधि बनाने में इन्हीं तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और जब भी राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उसमें क्या है, जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत हमें दिए गए हैं संविधान में, उनका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये उसका कर्तव्य है राज्य का। या राज्य का मतलब क्या है, किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है। अभी आर्टिकल 36 पढ़ेंगे, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, तो वहाँ देखेंगे राज्य क्या है, राज्य किसको बोला गया है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। फिर देखते हैं कि जो संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको संविधान में कल्याणकारी राज्य की एक स्थापना करने के लिए संविधान में रखा गया है। अब कल्याणकारी राज्य यानी कि जो स्टेट है, राज्य है, उनको एक ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसे सिद्धांत बनाए जिससे समाज का
लोगों का भला हो सके, हित हो सके, उनका कल्याण किया जा सके। इसी कारण से इन्हीं नीति निर्देशक जो सिद्धांत उनको संविधान के अंदर रखा गया है। और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। यानी कि जो कुछ भी सामाजिक हो या आर्थिक, प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। सामाजिक यानी कि ऊंच नीच की बात करें, अगर ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए, आर्थिक जो अमीर गरीब का भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने के लिए एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना जिसमें सब बराबर हों, और उस उद्देश्य से इन सिद्धांतों को इसमें भाग 4 में रखा गया है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि जो गांधी जी थे वो क्या सोचते थे। वो कहते थे कि जो पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, स्थानीय स्वशासन की बात करते थे, स्थानीय शासन की बात करते थे। ये कहते थे कि लोग ये नहीं है कि कोई एक आदमी जनता पर शासन करे। वो कहते थे कि जनता है वो खुद शासन करने वाली होनी चाहिए, उनके हाथ में कमान सौंप दो, वो अपना शासन खुद चलाएंगे। तो इसके तहत वो क्या है, स्थानीय स्वशासन की बात करते थे। उसी के तहत ये जो पंचायती राज का गठन किया गया था, उसी के तहत किया गया था। इसके साथ ही कुटीर उद्योग हुए, हथकरघा उद्योग हुए, उनको प्रोत्साहन देने की बात करते थे। मद निषेध यानी कि मदिरा, नशीले पदार्थ, उनको निषेध बैन करने की बात करते थे। गौ हत्या निषेध की बात करते थे, यानी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। और अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान की बात करते थे। तो ये सब क्या है, गांधी जी के विचार जो थे, उन सभी विचारों को कहाँ रखा गया है, भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है जो उनमें रख दिया गया है। अभी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में क्या कहा गया है, गौ हत्या कौन से अनुच्छेद के तहत निषेध है, मद निषेध कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो कुटीर उद्योग का बढ़ावा कौन से अनुच्छेद में, वो सभी क्या है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में, वो सभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी आगे है कि यह सकारात्मक अधिकार है। अभी सकारात्मक अधिकार का मतलब क्या है, हमने भाग 3 जो पढ़ा था हमारे मौलिक अधिकार, उसमें कहा गया था कि ये नकारात्मक अधिकार हैं, और यहाँ कहा गया है कि सकारात्मक अधिकार हैं। इसका मतलब ये है कि सकारात्मक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो राज्य को ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। और भाग 3 में क्या था, उनको नकारात्मक इसलिए कहा गया था क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो राज्य को ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। वो क्या है, नेगेटिव बात कर रहे हैं, नहीं की बात करते हैं, इसलिए उनको नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। और भाग 4 के जो अधिकार हैं उसमें ये बताया गया है कि राज्य को, सरकार को क्या करना है, इसीलिए इनको सकारात्मक अधिकार कहा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। कहते हैं जो हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान हुए के टी शाह जी, उन्होंने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक उत्तर दिनांक चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक हैं, जिन्हें राज्य अपनी मर्जी से भुनाता है, इनका भुगतान करता है। यानी कि ये एक ऐसा चेक है जो हम बैंक में लेकर जाएंगे तो बैंक वाले अपनी मर्जी से हमें पैसे देंगे। जो हमने उसमें चेक में भरा है, चेक जितने 1 लाख रुपए का अगर हमने चेक काट दिया तो ये नहीं कि बैंक हमें 1 लाख रुपए देगा। अगर हमने 1 लाख रुपए का चेक काटा तो वो बैंक की मर्जी है कि वो हमें उसमें 10,000 रुपये देता है, 20,000 देता है, 50,000 देता है, और जितने भी देता है वो हमें लेने पड़ेंगे, हम कहीं उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसने ये कहा था के टी शाह जी ने कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और राज्य अपनी मर्जी से इनको भुनाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि एक अनूठी विशेषता है, नोवल फीचर्स है, और ग्रेविन ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों को राज्य के जो निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। और इसी तरह से जो टी कृष्णमचारी थे, उन्होंने क्या कहा था नीति निर्देशक सिद्धांतों को, भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर यानी कि वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा था टी कृष्णमचारी ने। इसमें अभी पढ़ा हमने, के टी शाह ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, अम्बेडकर जी ने कहा कि एक अनूठी विशेषता है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसके बारे में कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा है, और टी कृष्णमचारी ने इसे कहा कि भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। तो चारों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ ही भीमराव अम्बेडकर ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो भाग 4 है यानी कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य को मजबूर कर देंगे, किसके लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण।
लोक कल्याण के लिए राज्य को मजबूर कर देंगे, यानी कि लोगों का कल्याण करना ही पड़ेगा, लोगों की भलाई के लिए इसको सरकार को काम करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा था कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, यानी कि जब ये हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, अभी तो सभी जो जितने भी ये इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं और जितने भी इसमें बातें कही गई हैं वो सभी लागू नहीं हैं, लेकिन जो इसमें बातें कही गई हैं भाग 4 में, अगर वो सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनको लागू कर देती है तो उसके बारे में जब उसके बाद BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करेंगे, यानी कि उस समय ना तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव होगा और ना ही एक अमीर गरीब का भेदभाव होगा। उस समय देश में सब लोग जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीरी से उठकर सब एक समान हो जाएंगे। तो वो क्या आने वाले समय की बात कर रहे थे, जब सरकार संपन्न हो जाएगी, साधन संपन्न हो जाएगी और जब ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत सभी के सभी लागू हो जाएंगे। तो ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर जी ने। इसके साथ ही जो BN राव थे हमारे, यानी कि जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, तो वो क्या थे? उन्होंने कहा था कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमें 2 तरह के अधिकार मिलने चाहिए। उसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में उन्होंने डिवाइड किया था। कैटेगरी 1 में वो अधिकार आते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं, यानी भाग 3 में रखे गए हैं, और भाग 4 में जो अधिकार रखे गए हैं वो कैटेगरी 2 में अधिकार रखे गए थे। और इस चीज़ पे पूरी संविधान सभा सहमत हुई थी। तो ये उस समय किसने कहा था? BN राव जी ने, जो कि संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। आगे देखते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत उनको मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। यानी कि ये कहा गया था कि जो नीति निर्देशक हमारे सिद्धांत हैं, तत्व हैं, वो मौलिक अधिकारों से भी ऊपर है, वो उनसे भी ज़रूरी है, वो लागू करना मौलिक अधिकारों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया था मिनवा मिल केस 1980 में, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकार के ऊपर नहीं है, उनसे नीचे हैं। और इस केस में व्यवस्था दी गई थी, ये फैसला दिया गया था। और इसके साथ ही जो हमारा संविधान है वो हमारे मूल अधिकार हुए जो, और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बीच में संतुलन कायम करने का काम करता है। तो आगे चलते हैं। इसके साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा भाग 4 में कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए, जिसमें 39 क, 43 क, 43 ख, 48 क और 51 क को जोड़ दिया गया। अभी इनमें क्या था वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी बस ये याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें टोटल ये 5 भागों को जोड़ा गया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके रूप में शामिल किया गया। यानी कि जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, उनको हमने अपने संविधान में स्थान दी। मतलब जो भी अच्छी बातें थी उनको हमने क्या है अपने संविधान में भी ऐड कर लिया और वो भाग 4 में रख दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। आगे बात करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36। ये क्या है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य वही परिभाषा है राज्य की जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया था? राज्य की परिभाषा 2 ही जगह है हमारे संविधान में, एक तो अनुच्छेद 12 और दूसरा अनुच्छेद 36। दोनों जगह राज्य की परिभाषा दी गई है और दोनों में बताया गया है कि राज्य का मतलब हमारी किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होता। जो पॉलिटी के अंदर जो टर्म होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ राज्य का मतलब उससे है कि ऐसी कोई भी संस्था जिसके पास अपने संसाधन है, खुद के कानून बनाती है, उसके पास पैसा है कुछ उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उनको लागू करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, वो सभी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि राज्य सरकार हुई, खुद के कानून बनाती है, पैसा है, उनको लागू करती है। केंद्र सरकार हुई। इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, यानी कि जैसे बिजली डिपार्टमेंट हुआ, उनके खुद के कानून हैं, उनका खुद का एक अधिकार क्षेत्र है। तो जिनका खुद का अधिकार क्षेत्र है वो क्या है? वो राज्य की कैटेगरी में आते हैं।
जैसे जल बोर्ड है, इसी तरह ये और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं वो सभी क्या है, राज्य, उन्हीं को राज्य कहा गया है। तो जब भी ये राज्य की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य पर लागू होते हैं। राज्य का फर्ज है, ये दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य है कि जब भी कोई कानून बनाए तो वो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे उनके तत्व हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए। तो इन राज्य का मतलब केवल राज्य और केंद्र सरकार से नहीं है, जो भी ये डिपार्टमेंट है उनसे भी ये बात कही जाती है कि जब भी बिजली बोर्ड भी अगर कोई कानून बनाता है तब भी वो कानून बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान में रखेगा जो हमारे भाग 4 में दिए गए हैं, हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, जो क्योंकि अभी ये आगे पढ़ेंगे तो क्योंकि डिटेल में हम पढ़ते जा रहे हैं तो उससे वीडियो क्या है लंबी हो जाएगी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते जाएंगे डीपली। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जीएस में जो आपका कवर नहीं होगा। और एग्ज़ाम ये लगा के चलो कि आप 50 नंबर का अगर आपकी जीएस आ रही है तो उसमें 45 आपके कहीं नहीं जाएंगे, इस तरह से आपको यहाँ तैयार किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।